अगर आप ईवाई कंपनी में एज अ पावर बीआई एक्सपर्ट वर्क करना चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन से लेके पावर बीआई कंसेप्ट तक पूरा समझाने वाली हूँ, जो आपके इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन। सिर्फ ईवाई कंपनी नहीं, ये हर कंपनी में एप्लीकेबल होता है। हर कंपनी में आपको एचआर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछती है। और अगर आप एज अ पावर बीआई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो आप इस चीज को तैयार कर सकते हो। ये एक पैराग्राफ है, इसको आप रेडी कर सकते हो। सो हेलो, आपका यहाँ पे नेम आएगा। आई वर्क एज अ पावर बी एक्सपर्ट एट करेंट कंपनी। आपकी जो भी होगी आप उसको यहाँ पे लिख दोगे। अगर नहीं होगी तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ, आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है, जितने भी साल का है, मंथ का है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। हेल्पिंग कंपनीज टर्न रो डेटा इनटू क्लियर इंटरेक्टिव रिपोर्ट्स। आई स्पेशलाइज इन डेटा मॉडलिंग, डेक्स कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इन पावर बीआई। आई एम अप्लाइंग फॉर अ रोल एज अ पोजीशन, जो भी पोजीशन आप अप्लाई करवाना चाहते हो, डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई, वेयर आई कैन यूज माई स्किल टू हेल्प यू टीम मेक स्मार्ट डेटा ड्राइविंग डिसीजंस। आई वांट टू टेल यू समथिंग कि अगर आप लोग कुछ भी इंट्रोडक्शन में बोलते हो तो वो आपका पूरा डेटा बता देता है कि आप क्या हो, क्या करना चाहते हो, कितना एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ बता देता है। तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के लिखना है। आपको ऐसी चीजें नहीं लिखनी है कि जो आपको नहीं आती और फिर भी आपने वो लिख दी, और अगर सामने वाला आपसे पूछता है और फिर आप लोग ब्लैंक हो जाते हो ना, तो आपका भी और एचआर का इंप्रेशन खराब पड़ जाता है। फिर आप वहां का कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पाते हो। तो इस बात का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ जो आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है डेटा मॉडलिंग, टेक्स्ट कैलकुलेशन। आप एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोगों को टेक्स्ट कैलकुलेशन नहीं आता तो आप टेक्स्ट कैलकुलेशन अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस उसको नहीं करोगे। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप उसको इंट्रोड्यूस नहीं करोगे। अदरवाइज अगर सामने वाले एचआर ने या फिर किसी ने भी, मैनेजर वगैरह किसी ने भी आपसे क्वेश्चन कर लिया तो आप नहीं बता पाओगे। सो इस बात का बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रीवियस प्रोजेक्ट डिस्कशन। अगर आपने पहले किसी कंपनी में काम किया हुआ है तो सबसे ज्यादा मेन चीजें आती है ना, आपका होता है प्रोजेक्ट डिस्कशन, कि आपने किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है। इन वन ऑफ माय रिसेंट प्रोजेक्ट, आप इस चीज को तैयार कर सकते हो एज अ प्रोजेक्ट। आई बिल्ड अ डेटा मॉडल विद ओवर 10 टेबल्स एंड मिलियंस ऑफ रोज ऑफ सेल्स डेटा। जिस भी कंपनी में अगर आपको, किसी भी कंपनी में अगर आपने वर्क किया है ना, किसी से भी रिलेटेड आपने वर्क किया है, तो आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर देना है, बता देना है कि आपने इसमें क्या वर्क किया है, किस टूल का यूज किया है आपने, पावर बीआई में कौन कौन से आपने मेथड यूज करे हैं, सब कुछ आपको इसमें बता देना है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा विच विजुअल डिड यू यूज इन पावर बीआई एंड व्हाई। कौन सा विजुअल, विजुअल मीन्स कौन सा विजुअलाइजेशन चार्ट अगर आपने यूज किया है तो क्यों यूज किया है, वो आपको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही चीज बतानी जो आपने एक्चुअल में की है, कुछ भी आपको यहाँ पे रेक्टिफिकेशन नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा हाउ डिड यू ऑप्टिमाइज रिपोर्ट परफॉर्मेंस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहीं से पावर बीआई के कंसेप्ट स्टार्ट हो गए हैं, यहीं से पावर बीआई के मेन क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जो आपको इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो आता है जिसमें है हमारा हाउ डिड यू ऑप्टिमाइज रिपोर्ट परफॉर्मेंस टू स्पीड अब रिपोर्ट। आई फोकस ऑन 3 एरिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है। रिपोर्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कम डेटा प्लस स्मार्ट कैलकुलेशन प्लस क्लीन विजुअल, ताकि रिपोर्ट फास्ट काम कर सके। हमारे पास एक डैशबोर्ड है, हमारे पास एक डैशबोर्ड है। उस डैशबोर्ड में जितना कम डेटा होगा, जितनी स्मार्ट कैलकुलेशन होगी और जितनी क्लीन विजुअल्स होंगे, उतना ही आपका जो रिपोर्ट है वो क्लियरली विजुअलाइज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा आता है डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, हम इसको पढ़ते हैं पहले। आई लोड ओनली द नेसेसरी कॉलम एंड रो लाइक ओनली कीपिंग योर फेवरेट टॉय इंस्टेड ऑफ द होल टॉय स्टोर। रिपोर्ट में जितना कम अननेसेसरी डेटा होगा वो एकदम फास्ट रिपोर्ट चलेगी। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए। डेटा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, कम होना, और डेटा मतलब क्या है, आपका डेटा। अब जितना भी डेटा, अननेसेसरी डेटा, जो डेटा किसी काम का है ही नहीं, उसको रखने से कुछ फायदा नहीं है। अगर आप जो डेटा किसी काम का नहीं है, अगर आप उसको भी रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रिपोर्ट चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो डैशबोर्ड में जितना भी कम कम डेटा होगा उतनी आपकी रिपोर्ट अच्छी चलेगी। अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि आपको कोई फेवरेट टॉय पसंद है, आपको कोई फेवरेट टॉय पसंद, तो आप दुकान पर जाओगे तो उस फेवरेट टॉय को ही लेके आओगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा स्टोर ही उठा लेके आओगे। उस स्टोर का आप करोगे क्या, ठीक है, उस स्टोर का आप करोगे क्या। तो क्या होता है कि आपको जो भी टॉय पसंद है, कोई भी आपका फेवरेट टॉय है, कुछ भी आपका फेवरेट चीज है, तो आप उसी को जाके लेके आओगे। आप कुछ भी अननेसेसरी नहीं लेके आओगे जो भी आपको नहीं चाहिए।
आई होप आपको डेटा डिटेक्शन अच्छे से समझ में आ गया हो। सेकंड पे चलते हैं, एफिशिएंट कैलकुलेशन। आई प्रेफर यूजिंग मेजर कैलकुलेटेड ऑन द फ्लाई ओवर कैलकुलेटेड कॉलम बिकॉज मेजर यूज लेस मेमोरी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, यहीं से एक और क्वेश्चन बन जाता है, कैलकुलेशन वर्सेस मेजर्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये हमारा आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम समझते हैं एफिशिएंट कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है। एफिशिएंट कैलकुलेशन डेटा के साथ परमानेंटली सेव होता है। कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब होता है हर स्टूडेंट का मार्क्स पहले ही लिख देना। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना। कैलकुलेटेड कॉलम डेटा के साथ परमानेंटली सेव होता है। कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब होता है हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स पहले ही लिख देना। अब सी, अब आपके पास, जैसे आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास एक मार्कशीट आई है, आपके पास एक मार्कशीट आई है, देन आपके जो मार्क्स है ना वो ऑलरेडी उसमें लिखे हुए हैं। हर किसी के मार्क्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब कोई हमें ऐसी रिपोर्ट नहीं देगा ना लाके कि हमें अपने मार्क्स खुद कैलकुलेट करने। हाँ, हम अपनी परसेंटेज खुद कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे किस में आ जाते हैं, ये हमारे मेजर्स में आ जाते हैं। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से आप समझिए। कैलकुलेट कॉलम डेटा के साथ परमानेंटली सेव हो जाता है। कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब होता है हर स्टूडेंट का टेबल मार्क्स पहले ही लिख देता है। ये स्टूडेंट और मार्क्स वाला जो डेटा है, ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पास एक रिपोर्ट आई है, आपकी मार्कशीट आई है, तो उसमें आपका जो मार्क्स है ना वो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। लिखे हुए आपको कोई भी ऐसी खाली ब्लैंक चीजें नहीं छोड़ेंगे। बस आप क्या सर्च करोगे, अपना क्या कैलकुलेट करोगे, अपना परसेंटेज कैलकुलेट करोगे। तो ये चीज होती है हमारी एफिशिएंट कैलकुलेटर। अब पढ़ते हैं हमारा सिंप्लीफाइड विजुलाइज। लिमिट द नंबर ऑफ स्लाइड्स एंड कॉम्प्लेक्स विजुअल ऑन वन पेज सो द रिपोर्ट कैन लोड क्विकली। सी, ये जो क्वेश्चंस है ना, जिसने भी पावर बीआई बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं आने वाले टाइम में पावर बीआई का एक फुल प्लेलिस्ट लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको पावर बीआई का इजी से लेके एडवांस तक सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ। तो स्टे अपडेटेड, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पहली वीडियोस मेरी पहुंच सके। और मैं ऐसी काफी वीडियोस लेके आती रहती हूँ, जिसमें मैं डेटा एनालिस्ट, SQL, पावर बीआई के और बहुत ज्यादा AI टूल्स वगैरह टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ। तो फॉर श्योर कि आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा हो। तो हमारा थर्ड पॉइंट जो था सिंप्लीफाइड विजुअल है, विजुअलाइजेशन है, जिसने भी पावर बीआई अच्छे से पढ़ा तो उसको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिंप्लीफाइड विजुअल का मतलब होता है एक पेज पे बहुत ज्यादा विजुअल स्लाइड्स चार्ट होंगे तो रिपोर्ट स्लो हो जाएगी। हमारे पास एक पेज है, मैं आप थोड़ा ध्यान से समझिए इसका, इस चीज को। जैसे मैं ड्रॉ करती हूँ, मेरे पास एक एक पेज है, ये मेरे पास एक पेज है और मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है। डेटा वो कुछ भी हो सकता है, वो स्टूडेंट का डेटा हो सकता है, चार्ट का डेटा हो सकता है। डेटा बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है तो कुछ भी डेटा हो सकता है। तो फिलहाल में ये मेरे पास एक पावर बीआई है। पावर बीआई में हमारा एक पेज होता है जिसमें हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वहाँ पे बहुत सारे चार्ट बना देते हैं। ये चार्ट हो गया, ये वाला चार्ट भी अच्छा लग रहा है तो इसको भी ले लेते हैं, ये चार्ट भी अच्छा लग रहा है इसको भी ले लेते हैं, चलो स्लाइजर ले लेते हैं, स्लाइजर से इजी होगा। अरे ये वाला चार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, हम ये वाला भी ले लेते हैं। हम काफी सारे चार्ट ना एक ही पेज में ही डाल देते हैं, एक ही पेज में ही इसको एकदम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिखने में अच्छा लगता है। जो काफी सारे चार्ट्स होते हैं ना, जो दिखने में काफी बहुत अच्छे लगते हैं कि ठीक है अट्रैक्टिव लग रहा है, इंटरेक्टिव लग रहा है, लेकिन इससे क्या होता है, रिपोर्ट स्लो हो जाती है। अगर मैं किसी पे क्लिक करूँ ना तो ये जो डेटा है ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक ही पेज में हमने इतने सारे चार्ट डाल दिए हैं कि वो चीज़ ऑब्वियस सी बात है स्लो होगी ही होगी। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अगर मैं आपको एक फ़ोन का एग्जांपल दूँ, जैसे मेरे पास एक फ़ोन है, इस समझ लीजिए ये है एक फ़ोन है, ठीक है। एक फ़ोन है और फ़ोन्स में कितनी सारी एप्लीकेशन होती है, कितनी सारी, ये एक एप्लीकेशन हो गई, एक एप्लीकेशन हो गई, ये एप्लीकेशन हो गई, काफ़ी सारी हमारे पास ऐसे ऐसे 50 एप्लीकेशन है हमारे पास। अब आप खुद सोचो कि एक फ़ोन में 50 एप्लीकेशन एक साथ ओपन हो, एक साथ ओपन हो तो क्या होगा, इससे इससे होगा कि आपका जो फ़ोन है बहुत ज़्यादा हैंग होने लगेगा और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके उस ऐप को हटाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए ना उसको हटा देंगे। ठीक है, जैसे हमें व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, फेसबुक हमने ओपन किया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल में सिर्फ व्हाट्सएप की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक को हटा देंगे। जब चाहे हमारी मर्जी होगी तो हम उसको दोबारा से अपना ओपन कर देंगे। तो इस तरीके से होता है हमारा सिंप्लीफाइड विजुअल का यूज। तो हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं सम एंड सम एक्स का डिफरेंस क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज does it the sum function apply x all the number in a single column, it doesn't do any extra calculation per row। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हम समझते हैं कि सम का मतलब क्या होता है। मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया 40,
प्लस 50 प्लस 60 मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब जैसे ही ये हमारे एक कॉलम में है और जैसे ही मैं इन तीनों को प्लस करूंगी तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जो अगर मैं इनको प्लस करती हूँ तो इसका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही सम एक्स क्या करता है, सम एक्स टोटल नहीं निकालता, सम एक्स इन इंटीग्रेटर फंक्शन इट गोज थ्रू ईच रो ऑफ अ टेबल परफॉर्मेंस अ कैलकुलेशन ऑन ईच रो एंड देन सम अप ऑल द रिजल्ट। अब थोड़ा इसको ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि इसका मतलब क्या है। सम में क्या होता है, सम में क्या होता है, सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन लग गया जो एक नॉर्मली हर कोई करता है। एक सिंपल कैलकुलेशन लग रही है यहाँ पे, तो ये सिंपल कैलकुलेशन में ये यहाँ पे जैसे 40 प्लस 50 कितना हो गया हमारा 90 हो गया, 90 प्लस 60 हमारा इतना हो गया। तो ये क्या है, पूरा कैलकुलेशन करके हमारे यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सम एक्स से क्या होता है, सम एक्स एक हर एक रो पे जाता है, हर एक रो पे जाता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं, जैसे मेरी ये वाली टेबल है, मेरी एक ये वाली टेबल है, तो क्या हुआ, जैसे एक मेरी टेबल है प्राइस की, सॉरी टेबल नहीं कॉलम है ये मेरी पूरी टेबल है और टेबल के अंदर दो कॉलम है, एक कॉलम है हमारा प्राइस का, एक कॉलम है हमारा क्वांटिटी का। तो सम एक्स क्या करेगा, अगर हम सम लगाते तो सम क्या करता, सिर्फ प्राइस वाले को टोटल करके दे देता, जिसमें हम टोटल लगाते तो उसमें हमें टोटल निकाल के दे देता। सम एक्स क्या करता है, इन दोनों को टोटल करेगा। अब जैसे कि जैसे प्राइस है मेरा यहाँ पे 200 और क्वांटिटी है हमारी 20, तो क्या करेगा ये 200 मल्टीप्लाई 20, तो कितने हुए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमें पूरा सम एक्स निकाल के दे देगा। तो इसका मतलब ये होता है, एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझा पे, टोटल नेट सेल्स सम एक्स क्या निकालना, सेल्स निकालना है, सेल्स निकालनी है, सेल्स अमाउंट माइनस सेल्स डिस्काउंट। ये हमें क्या करेगा, माइनस भी करके दे देगा, प्लस भी करना हो प्लस करके दे देगा, मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई करके दे देगा। वो आपके कॉलम एक टेबल के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन सम बहुत सिंपल होता है, सम में कुछ नहीं होता, एक सिंपल कैलकुलेशन की तरह होता है। जैसे हम करते हैं ना 100 200, जैसे 100 प्लस 20 200 कितने हुए, 300 हो गए, इस तरीके से चीजें हमें वो निकाल के दे देता है। तो व्हेन टू यूज सम एक्स व्हेन यू नीड टू परफॉर्म अ कैलकुलेशन फॉर ईच रो। हम सम एक्स का यूज तब करते हैं जब हमें ईच रो मतलब हर एक रो का कैलकुलेशन चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू कैलकुलेट नेट सेल्स बाय सब्सट्रैक्टिंग डिस्काउंट फ्रॉम ईच सेल। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको थ्योरी समझा रही हूँ, लेकिन बाद में इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको समझाऊंगी और मैंने ऑलरेडी पावर बीआई से रिलेटेड और भी बनाई हुई है वीडियोस, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इससे रिलेटेड, पावर बीआई से रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालती रहती हूँ और लिंक्डइन पे भी मेरा पूरा चैनल बना हुआ है, तो वहां जाके आपके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन मर्ज एंड अपेंड। मर्ज मर्ज कंबाइन टू टेबल साइड बाय साइड बाय मैचिंग रोज ऑन अ कॉमन की। एग्जांपल, यू हैव वन टेबल विद कस्टमर नेम अनदर विद कस्टमर एड्रेस, मर्जिंग देम पुट द एड्रेस नेक्स्ट टू ईच कस्टमर नेम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ना इसको एक समझाती हूँ आपको अच्छे से, आगे और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक स्निपिंग टूल पे गई, इसको ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, सेकेंड। कुछ दिक्कत हो गई, एक सेकेंड। की हमारा आ चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देती हूँ, एक सेकेंड, इसको करा मैंने रिमूव। ठीक है, अब हम समझ रहे हैं अपना मर्ज। हमारा पेन है, फिलहाल के लिए हम अपना मर्ज समझ रहे हैं। तो कैसे समझे कि एक टेबल है हमारी, ये मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, ठीक है, एक टेबल मैंने एक और बना दी, ये मैंने टेबल बना दी। एक टेबल में तो है मेरा कस्टमर आईडी और है कस्टमर नेम, एक
टेबल है जिसमें दो कॉलम है, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। एक टेबल है, दूसरी टेबल है, उसके अंदर भी दो कॉलम है, एक में है एड्रेस और दूसरे में है कस्टमर आईडी। तो अब मर्ज का मतलब क्या होता है? हम दोनों टेबल को मर्ज कर देंगे। देखिए दोनों टेबल एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर किसी ने सीक्वल पढ़ी है तो उसको पता होगा कि वहां पर जैसे जॉइंट्स काम करता है ना, ऐसे इस टाइप में मर्ज भी काम करता है, जिसके थ्रू हम एक दूसरे के टेबल को जोड़ सकते हैं। तो देखिए दो टेबल है हमारे पास, कस्टमर आईडी है, दूसरे टेबल में कस्टमर आईडी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिंक कर देंगे। इन दोनों को लिंक कर देंगे तो ये जो एड्रेस है ना वो किसके साइड में आ जाएगा, वो नेम के, कस्टमर नेम के साइड में आ जाएगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल टेबल होगी ना वो कैसी बन के आएगी, हमारे पास एक्चुअल टेबल आएगी बन के। मैं इसको एक बार रिमूव कर देती हूँ। हमारे पास एक एक्चुअल टेबल आएगी, जैसे मैंने इसको बनाया टेबल, बड़ी सी टेबल बना देते हैं। मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी खराब है, थोड़ा देख लीजिएगा। कस्टमर आईडी यहाँ पे आएगी क्योंकि हमने दोनों आईडी को लिंक कर दिया है। कस्टमर आईडी आएगी, देन नेम आ जाएगा और इस आईडी में आ जाएगा हमारा एड्रेस। पहले में क्या था, पहले दो टेबल थे, दोनों में अलग अलग कॉलम थे। एक में कस्टमर आईडी थी, नेम था, दूसरे में कस्टमर आईडी थी और एड्रेस था। तो हमने क्या किया, दोनों टेबल को लिंक कर दिया कस्टमर आईडी के थ्रू और हमारे पास एक टेबल बन के आ गई। दोनों को मर्ज कर दिया हमने, एक टेबल बन के आ गई जिसमें एक टेबल में कस्टमर आईडी, नेम और हमारा एड्रेस आ गया। तो हमारा ये जो मर्ज है ना इस तरीके से काम करता है। हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब समझते हैं कि हमारा अपेंड क्या होता है। अपेंड स्टैक टू टेबल ऑन टॉप ऑफ ईच अदर बिकॉज दे हैव द सेम कॉलम। एग्जांपल, यू हैव अ सेल्स डेटा फॉर जनवरी इन वन टेबल एंड फेब्रुअरी इन अनदर, अपेंडिंग देम क्रिएटिंग बिग टेबल विद ऑल रिकॉर्ड्स। अपेंड दो, अब समझते हैं कि अपेंड क्या होता है। अपेंड दो या ज्यादा टेबल को ऊपर नीचे स्टैक करता है। जैसे जनवरी सेल्स एक टेबल में, फेब्रुअरी सेल्स दूसरी टेबल में, इस तरीके से काम करता है। अपेंड करने पर दोनों को डेटा एक ही टेबल पे आ जाता है। जैसे एक बुक के ऊपर दूसरी बुक रख दी। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हर कोई कंफ्यूज होता है कि मर्ज और अपेंड का मतलब क्या होता है। अपेंड करने पर डेटा को अपेंड करने पर दोनों का डेटा एक ही टेबल पर आ जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या बताया, जैसे एक बुक के ऊपर हमने दूसरी बुक रख दी। ठीक है, हमारे पास एक टेबल है और हमने उसमें एक बुक रखी है और एक बुक के ऊपर मैंने दूसरी बुक रख दी। तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है हमारा अपेंड करना। जैसे जनवरी फरवरी के यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ कि एक टेबल है फरवरी की, एक दूसरी टेबल है हमारी जनवरी की। तो इस तरीके से अगर हमको अपेंड कर देंगे ना तो ये जो होता है ना ऊपर नीचे करके हमारा आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, ये हमारी टेबल है, ये डेटा हमारा आ जाएगा जनवरी का और इसी के नीचे आ जाएगा हमारा फेब्रुअरी का डेटा। इस तरीके से हमारा अपेंड वर्क करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी को कुछ भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। सेवंथ क्वेश्चन हमारा, डिफरेंस बिटवीन डेट्स इन पीरियड वर्सेस डेट एट। This function returns a continuous table of dates that start from a specified date and spans a given number of interval days, month, quarter, or year you use to it to define a specific date range. Example, date in period, date table, date 2025, 3 months. This return the date for the 3 months ending on January 1, 2025। अब समझते हैं कि डेट्स इन पीरियड क्या होता है। अभी फिलहाल हम क्या समझेंगे हम डेट्स एंड पीरियड क्या होता है। डेट्स इन पीरियड एक कंटिन्यूअस डेट रेंज रिटर्न करता है जो किसी डेट से स्टार्ट या एंड होता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, अगर आज जनवरी है और हम पिछले 3 मंथ का डेटा देखने चाहते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी का अगर हम डेटा देखना चाहते हैं, तब कौन सा फंक्शन यूज होता है, तब यूज होता है हमारा डेट्स इन पीरियड यूज होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से टेबल बना के समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। मैंने इसको कहाँ पे कॉपी कर लिया है, इस पे गई, इसको रिमूव कर देते हैं। न्यू पे जाती हूँ, हमारे ये है डेट। इफ हम इसको समझते हैं अच्छे से, जैसे कि मेरे पास एक टेबल है, मैं टेबल क्रिएट करती हूँ यहाँ पे। ठीक, मैंने अभी रेड ही ले लिया। मेरे पास एक टेबल है,
सपोज कीजिए कि आज है जनवरी, सपोज कीजिए आज जनवरी का महीना, ये जनवरी का महीना चल रहा है और हमें पिछले 3 महीने का डेटा चाहिए। 3 मंथ का डेटा को फिर हमारे क्या आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा और हमारा जनवरी, सॉरी इसको रिमूव कर देते हैं, जनवरी आ जाएगा। तो हमें अगर हमें लास्ट 3 मंथ का, लास्ट 1 ईयर का डेटा देखना होता है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, डेट इन पीरियड का यूज करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को। जब मुझे लास्ट 7 डेज, पास्ट 3 मंथ या लास्ट ईयर जैसा फिक्स्ड पीरियड चाहिए होता है तो हम वहां पर डेज इन पीरियड का यूज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम समझते हैं डेट ऐड क्या होता है। डेट ऐड हमारा, दिस फंक्शन शिफ्ट द डेट्स इन द करंट filter context by the specific number of interval instead of generating a new continuous period from a fixed start date. It moves or offsets the exacting सेट ऑफ डेट्स। डेट एट डेट्स को शिफ्ट करता है सेम नंबर ऑफ डेट्स बेस टाइम आगे ये पीछे। अगर करंट ईयर 2026 का सेल्स डेटा है, समझिएगा इस चीज को, अगर अभी हमारा करंट ईयर कौन सा चल रहा है, हमारा करंट ईयर चल रहा है 2026। अगर करंट ईयर 2026 सेल्स डेटा है और हम 2025 का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, डेटेड का यूज होता है। देखिए किसी का भी कोई भी बिजनेस है या कोई भी कंपनी है, कोई भी रिटेलर है, कोई भी शॉप है, वो हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि इस साल हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है पिछले साल के कंपैरिजन में। थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को कि अगर हमारा करंट ईयर 2026 है और अभी जनवरी का महीना चल रहा है, हमें अपने सेल्स डेटा को देखना है, ऐसा कंपेयर करना है 2025 से कि 25 का सेल्स जो डेटा था वो कितना था। तो इससे हमें क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा, हमारी इंप्रूवमेंट पता चलेगी। अगर लॉस होगा तो हमें पता चल जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो भी हमें पता चल जाएगा। तो इस केस में किस चीज का यूज होता है, इस केस में हमारा डेट ऐड का यूज होता है। जब मुझे प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ या सेम पीरियड लास्ट ईयर चाहिए होता है, तब हमें डेट ऐड का यूज करते हैं। ये पीडीएफ पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां पे जाकर इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन समरी में अगर मैं बात करूँ तो डेट्स इन पीरियड इन बेस्ट व्हेन यू नीड टू जनरेट अ न्यू कंटिन्यूअस डेट रेंज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट एंड इंटरवल। एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होता है, लास्ट ईयर, लास्ट 3 मंथ, लास्ट 7 डेज का अगर हमें डेटा चाहिए होता है, डेट्स इन पीरियड का यूज होता है। डेटेड का यूज तब होता है जब इज आइडियल व्हेन यू वांट टू शिफ्ट द एग्जाइटिंग डेट कॉन्टेस्ट बाय अ फिक्स्ड पीरियड सच एज कंपेयरिंग करेंट परफॉर्मेंस टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। अगर हमें अपने डेटा को कंपेयर करना हो लास्ट ईयर से, जैसे 2026 चल रहा है, 2025 के कंपेरिजन में हमें डेटा देखना हो तो हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डेटेड का यूज करते हैं। अब हम आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन पाइवेट एंड अनपाइवेट। Pivot concern convert row data into column headers. Example: imagine a table with month and sales. Pivot return each month into own column with sales number under nth. काफी इजी है ये। पाइवेट का मतलब होता है रोज को कॉलम बनाना और अनपाइवेट का मतलब होता है कॉलम्स को रो बनाना। पाइवेट डेटा को समराइज फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जहां रोज कॉलम बन जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, सोचो तुम्हारे पास एक डेटा है, मैं यहीं पे इसको समझा देती हूँ। तुम्हारे पास एक डेटा है, यहाँ पे मैं एक टेबल बना देती हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एक डेटा बनाया यहाँ पे, अब है मेरे पास मंथ और सेल्स, मंथ, और ये हमारा सेल्स आ गया, नीचे आ गया जनवरी, मंथ में हमारा आ गया जनवरी, ये आ गया हमारा फरवरी, वही हमारी सेल्स में आ गई 100 और हमारी फरवरी में आ गई 200। अगर मैं इस डेटा को पाइवेट कर देती हूँ तो पाइवेट करने के बाद हमारा डेटा किस तरीके से दिखेगा, पाइवेट करने के बाद हमारा डेटा इस टाइप का आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इसको बना देती हूँ, तो हमारा डेटा है जनवरी फरवरी हमारा एज अ कॉलम क्रिएट हो जाएगा। ये हमारी जनवरी आ गई, ये हमारी फरवरी आ गई, और ये जो 100 और 200 है ना, एज अ रो हमारे काउंट किए जाएंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पे डेटा क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन देखो, आई नो आपको यहाँ पे कुछ समझ आ नहीं रहा होगा। पहला डेटा है हमारा
मंथ ऑफ सेल्स का, तो मंथ में हमारा जनवरी फरवरी था और सेल्स में हमारा 100 और 200 था। अगर मैंने इस डेटा को जो है वो पाइवेट कर दिया है, पाइवेट करने के बाद हमारा डेटा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो जनवरी फरवरी में हमारे ऐसे कॉलम में क्रिएट हो जाएगा और 100 200 उसके ऐसे रो में नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम पाइवेट करते हैं ना तो हमारा डेटा कुछ इस तरीके से शो होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है। अनपाइवेट कन्वर्ट कॉलम इज इनटू रोज इफ यू हैव अ टेबल विद सेपरेट कॉलम फॉर ईच मंथ। इन पाइवेटिंग विल turn those column into two column, one for the month and one of site। अनपाइवेट डेटा को लॉन्ग नॉर्मलाइज फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे तुम्हारे पास एक डेटा है जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च में नीचे हमारे पास एक रो आ गई, 100 200 300 करके हमारे पास रो आ गई। अनपाइवेट करने के बाद जनवरी फरवरी मार्च हमारा किस तरीके से दिखेगा, मैं इसका भी बता देती हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर दी है, मैंने एक टेबल यहाँ पे फिर से क्रिएट कर दी है। एक में हमारा जनवरी फरवरी मार्च 100, चलो 10 पीस 30 कर देते हैं, अभी जगह नहीं है, 10 पीस एंड 30 कर दिया हमने यहाँ पे। अगर मैं इसको अनपाइवेट कर देती हूँ तो अनपाइवेट करने के बाद किस तरीके से आ जाएगा, हमारा अनपाइवेट करने के बाद आ जाएगा, आपने एक तरीके से उल्टा समझ लिए थे। जनवरी पाइवेट में क्या हो रहा था, जो पाइवेट में हमारा डेटा ना रो में कन्वर्ट हो रहा था, कॉलम रो में कन्वर्ट हो रहा था, इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ पे होगी। जैसे जनवरी फरवरी मार्च हमारा इस तरीके से अनपाइवेट हो रखा है, तो हम पाइवेट करेंगे तो हमारा पहले जैसा डेटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमारा जनवरी फरवरी ये नीचे की साइड आ जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च नीचे के साथ आ जाएगा। देन इसके साइड में हमारा एक कॉलम क्रिएट होगा सेल्स का, 100 200 300 करके जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपना आगे। आगे हमारा डिफरेंस बिटवीन व्यूज एंड स्टोर्ड procedures with example। views है are saved SQL query that looks like table, they simply show data without changing it। example of view might display a filter list of all active customers। व्यूज से क्या होता है, व्यूज का मतलब होता है, व्यूज एक सेव्ड सीक्वल क्वेरी होती है जो टेबल जैसी दिखती है लेकिन एक्चुअली में कोई डेटा स्टोर नहीं होता है। देखो, टेबल जैसी दिखती है कि क्या मतलब है, आपके पास एक टेबल है, आपने एक टेबल बनाई लेकिन उसको व्यूज में कर दी सेव। एक सीक्वल क्वेरी में व्यूज में कर दिया आपने उसको सेव, लेकिन वो एज अ डेटा स्टोर वहां पे नहीं होता है। थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिए कि आपके पास एक टेबल है, टेबल को आपने एज अ व्यू वहां पे रख दिया है लेकिन उस टेबल में कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है। तो अगर आप वहां पे कोई भी सीक्वल क्वेरी रन करते हो तो कोई भी डेटा आपके पास निकल के नहीं आएगा। स्टोर प्रोसीजर्स क्या होता है, आर कलेक्शंस ऑफ सीक्वल स्टेटमेंट दैट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस लाइक updating data, running calculation or returning multiple result sets। example of stored procedures might update a customer status and then return the updated list of customer। स्टोर प्रोसीजर सीक्वल स्टेटमेंट को एक सेट होता है जो मल्टीपल काम कर सकता है। ये डेटा को अपडेट कर सकती है, इंसर्ट डिलीट कर सकती है, कैलकुलेशन चला सकती है, मल्टीपल रिजल्ट लाकर दे सकती है। एक तरीके से आप उसका अपोजिट मान लीजिए कि व्यूज में क्या होता है, डेटा स्टोर नहीं होता है, लेकिन स्टोर प्रोसीजर्स में क्या होता है, यहाँ पे आप अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, इस टाइप की चीजें आप लोग कर सकते हो। सो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा क्या होता है, ही हैज वन central fact table and several surrounding dimensions table। it is simple and fast to query because the relationship are direct। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्टार स्कीमा में एक फैक्ट टेबल होती है और उसके अराउंड डायमेंशन टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये एक स्ट्रक्चर जो उसका होता है ना, स्टार जैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है ना हमारा एक स्टार जैसा होता है, इसलिए इसका नाम लिखा है हमारा स्टार स्कीमा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से रखिएगा, जो इसका अगर कोई पूछा जाए इंटरव्यू में कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर स्टार जैसा होता है। इसके अंदर एक फैक्ट टेबल होती है, फैक्ट टेबल में उसके अराउंड एक डायमेंशन टेबल ऑलरेडी कनेक्टेड होती है, तो उसको बोलते हैं हम अपना स्टार स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है, इट इज अ मोर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ स्टार स्कीमा where dimensions table are split into additional table। it saves storage space but can be more complex and slightly slower due to extra join। स्नोफ्लेक स्कीमा में डायमेंशन टेबल और आगे ब्रेक हो जाती है मल्टीपल रिलेटेड टेबल में। क्या बोला मैंने भी, स्नोफ्लेक स्कीमा में डायमेंशन टेबल्स और
आगे ब्रेक हो जाती है मल्टीपल रिलेटेड टेबल में। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल समझाऊंगी कि क्यों होता है, कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होता है, प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप थोड़ा थ्योरी समझ लीजिए इस चीज को। इसका पीडीएफ भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो स्टार स्कीमा को मैं दोबारा बता देती हूँ। स्टार स्कीमा में एक फैक्ट टेबल होती है जो उसके अराउंड डायमेंशन टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हैं। वही स्नोफ्लेक स्कीमा की बात करो तो स्नोफ्लेक स्कीमा में एक डायमेंशन टेबल और आगे ब्रेक हो जाती है मल्टीपल रिलेटेड टेबल में। ये हमारा एक डायग्राम दे रखा है, देखिए ये हमारा एक डायग्राम दे रखा है, इसको लेकर आप थोड़ा सा समझ लीजिए। ये हमारा डायग्राम है, ये हमारी फैक्ट टेबल है। ये स्टार स्कीमा है। स्टार स्कीमा में हमारे पास एक फैक्ट टेबल है और चारों अराउंड में इसके एक टेबल कनेक्टेड है। कौन सी टेबल कनेक्टेड है? टाइम एंड डायमेंशन हमारी टेबल कनेक्टेड है, पर्सन वाले कनेक्टेड है, प्रोडक्ट वाली है, कस्टमर वाली, ये आपस में क्या है, एक लिंक है। तो उसको बोलते हैं स्टार स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होती है? ये हमारे पास एक फैक्ट सेल्स टेबल है। सेल्स टेबल में ये 2-4 टेबल हमारे पास कनेक्टेड है, लेकिन लेकिन आप थोड़ा ध्यान से अगर आप इसको देखोगे ना कि इसमें जो है ना एक मल्टीपल टेबल भी कनेक्टेड है। लेकिन ये जो पर्पल वाली टेबल आप देखोगे ना, ये पर्पल वाली टेबल सेल्स टेबल से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये पर्पल वाली जो टेबल है ना वो टाइम से कनेक्टेड हो रही है, तो ये मल्टीपल टेबल से कनेक्टेड हो जाती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप एंड हाउ डू यू रिजॉल्व इट? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A many-to-many relationship happen when multiple rows in one table relate to multiple rows in another table. Solution use a bridge table, also called a junction table, that contains unique key from both table. This convert to many-to-many into one-to-many relationship, making analysis easier. इसका मतलब समझते हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब होता है एक रिकॉर्ड का कनेक्शन मल्टीपल रिकॉर्ड के सामने वाला साइड भी मल्टीपल से होता है। क्या बोला मैंने अभी? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब होता है एक रिकॉर्ड का कनेक्शन मल्टीपल रिकॉर्ड से हो तो सामने वाला साइड भी मल्टीपल से होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है, तो वही एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट्स ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिए, मैंने क्या बोला, मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ भी करके दिखा देती हूँ कि मैं एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि एक स्टूडेंट है वो मल्टीपल कोर्स को ले सकता है। आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कॉलेज में गए और आपको दिख रहा है आपको ये डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है, आपको डेटा एनालिस्ट भी करनी है, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग भी करनी है। तो आप एज ए स्टूडेंट आपके अंदर जितनी भी कैपेबिलिटी होगी ना, जितने कोर्स लेने की कैपेबिलिटी होगी आपके अंदर, तो आप उस कोर्स को ले सकते हो। वहीं अगर मैं दूसरे सेंस में बात करूं कि एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट ले सकते हैं। अब एक कोर्स जो है, अगर आप बीए कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो ना, तो आप देखोगे उस बैचेस में कितने सारे बच्चे होते हैं, तो वो सारे बच्चों को कोर्सेज तो एक ही होता है ना? सारे बच्चे को कोर्सेज एक ही होता है, तो दोनों का सेंस आप समझो। दोनों का सेंस क्या है कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है और वही एक कोर्स को मल्टीपल स्टूडेंट ले सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप होता है। हाउ डू यू रिजॉल्व इट? मैनी टू मैनी को रिजॉल्व करने के लिए हम एक ब्रिज टेबल का यूज करते हैं, मतलब एक ब्रिज टेबल बनाते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि टेबल है, स्टूडेंट कोर्स टेबल है, उसमें 2 कॉलम है। एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, दूसरी जो कॉलम है वो है कोर्स आईडी। अब स्टूडेंट ब्रिज कोर्स, ये सब एक रिलेशन है, 1 to many बन जाते हैं। तो इसमें एज अ पावर बीआई के लॉजिक से अगर हम समझे तो ब्रिज टेबल के थ्रू फिल्टर सही फ्लो करते हैं और नंबर्स करेक्ट आते हैं। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? ब्रिज टेबल के थ्रू हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, कैलकुलेटेड कॉलम वर्सेस मेजर्स। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कैलकुलेटेड कॉलम वर्सेस मेजर्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन के इससे रिलेटेड करता है। इससे रिलेट करता है एफिशिएंट कैलकुलेशन से, जिसमें हम कैलकुलेट और मेजर का यूज करते हैं। तो समझते हैं कि हमारा सबसे पहले समझते हैं कि कैलकुलेट कॉलम क्या होता है। कैलकुलेट कॉलम टेबल के हर रो के लिए एक नया कॉलम क्रिएट करता है। ये डेटा को रो लेवल पर कैलकुलेट होता है। ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेटेड कॉलम टेबल के हर रो के लिए एक नया कॉलम क्रिएट करता है और डेटा को रो लेवल पर कैलकुलेट करता है हमेशा के लिए। टेबल्स के अंदर फिजिकली स्टोर होता है, हर वैल्यू के अंदर रो होती है।
अब बात करते हैं मेजर्स की। मेजर क्या काम करती है? डेटा को स्टोर नहीं करती, सिर्फ विजुअल में कैलकुलेट करते हैं। विजुअल मीन्स विजुअलाइजेशन चार्ट, जो चार्ट्स होते हैं पावर बीआई में, उसके थ्रू वो क्या करती है? मेजर करती है, फिल्टर करती है, स्लाइजर लगाती है, रो कैलकुलेट करके उनके हिसाब से उनको रिजल्ट चेंज करके देती है। मोस्टली ये हमेशा एग्रीगेशन फंक्शन के साथ यूज होता है, जैसे सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मेजर एग्रीगेशन फंक्शन के साथ में यूज होता है। तो calculated on the fly based on current filter context what you see on the report. They are dynamic and don't take up to storage space. Ideal for aggregation like total and average. तो आप आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया हो। अगर हम आगे चले, डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड मैट्रिक्स विजुअल इन पावर बीआई, काफी इजी है। एक्सप्लेनेशन, टेबल विजुअल डिस्प्लेस डेटा इन रोज एंड कॉलम्स एग्जैक्टली एज इट अपीयर सिमिलर टू अ स्प्रेड शीट। थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। टेबल को, टेबल हमारी क्या काम करती है? टेबल हमारी काम करती है एक डिस्प्ले डेटा की तरह ये काम करती है, जहाँ पे रो एंड कॉलम एग्जैक्टली अपीयर होते हैं, अपीयर मतलब दिखते हैं एक स्प्रेड शीट की तरह। वही मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो अलाउज ग्रुपिंग ऑफ डेटा ऑन रोज एंड कॉलम्स लाइक अ पिवट टेबल विद द एबिलिटी टू ड्रिल डाउन इनटू डिटेल्स। मैट्रिक्स क्या काम करती है? मैट्रिक्स विजुअल डेटा को रो एंड कॉलम के साथ हायरार्की में दिखाती है, जैसे ईयर हो गया, क्वार्टर हो गया, मंथ हो गया और सेल्स हो गया, डॉक्यूमेंट्री ग्रुप को कर देता है। और कब करते हैं? जब हमें ग्रुपिंग चाहिए होती है, जब हमें ड्रिल डाउन, एक्सपेंड या फिर वॉरेंट चाहिए होता है, इसलिए हम लोग इसको मैट्रिक्स को फॉलो करते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला है। टेबल एक विजुअल डिस्प्ले डेटा की तरह होता है, जिसमें रो एंड कॉलम एग्जैक्टली अपीयर होते हैं, सिमिलर लाइक टू स्प्रेडशीट। जैसे एक्सेल पे किसी ने वर्क किया तो उसको अच्छे से पता चल गया होगा। तो मैट्रिक्स क्या काम करता है? मैट्रिक्स काम करता है ग्रुपिंग करता है। किसको ग्रुपिंग करता है? प्राइवेट टेबल को करता है। एग्जाम्पल के तौर में आपका ईयर होगा, क्वार्टर हो गया और मंथ आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाउ डू यू हैंडल परफॉर्मेंस इशू इन पावर बीआई। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑप्टिमाइज द डेटा मॉडल, रिमूव अननेसेसरी कॉलम। आप क्या करोगे? आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा है, एक बल्क अमाउंट में आपके पास एक डेटा है, तो आप पहले उस डेटा को रिमूव करोगे जो डेटा आपको चाहिए ही नहीं, आप सिर्फ उसको रखोगे जो आपको चाहिए। ठीक है। सेकंड आता है हमारा, यूज एफिशिएंट टेक्स्ट, प्रेफर मेजर ओवर कैलकुलेटेड कॉलम एंड पॉसिबल टू रिड्यूस मेमोरी लेस। आप क्या करोगे? आप डेक्स फंक्शन का यूज करोगे कैलकुलेट कॉलम के थ्रू, और जो उसकी मेमोरी है ना उसको रिड्यूस कर दोगे। थर्ड पॉइंट आता है, रिड्यूस विजुअल कॉम्प्लेक्सिटी, लिमिट द नंबर ऑफ विजिबल एंड सिलेक्शन ऑन अ सिंगल पेज। एक सिंगल पेज पे आप क्या करोगे? कम चार्ट्स को लेके आओगे, सिर्फ वही चार्ट आप दिखाओगे जिनकी पॉसिबिलिटी है दिखाने की, या फिर जिनकी जरूरत वहां पे है, उन्हीं चीज को आप दिखाओगे, फालतू को वहां पे आप कुछ भी नहीं रखोगे ऐसा कॉन्टेक्स्ट में। फोर्थ आते हैं हमारे, यूज एग्रीगेशन प्री कैलकुलेशन, मेमोराइज डेटा एट द सोर्स इफ पॉसिबल। आप लोग क्या करोगे? एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करोगे। जैसे आपके पास एक मार्कशीट होती है, मैंने इसका एग्जाम्पल आपको पहले भी दिया हुआ है। एक मार्कशीट होती है, आपके पास कैलकुलेटेड ही आते हैं, सब कुछ कैलकुलेट हुआ हुआ आता है कि आपके मार्क्स इतने हैं, फर्स्ट टर्म में आपके मार्क्स इतने आए थे, सेकंड टर्म में इतने आए थे, थर्ड टर्म में इतने आए थे, सब कुछ मर्ज करके आपके पास एक टोटल कैलकुलेशन आपके मार्क्स आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए? हमें एग्रीगेशन फंक्शन का यूज करना चाहिए, पहले से कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स इन पावर बीआई एंड देयर इम्पैक्ट। Visual level filter applied to a single visual. It's like a magnifying glass that only focuses on one picture. Page level filter affect every visual on one page, like a room light that shines on every toy in the room. Report level filter applied to all pages in a report, similar to turning on the main power that affect the हॉल हाउस। विजुअल लेवल फिल्टर क्या करती है? फिल्टर का काम होता है डेटा को सिर्फ वही पार्ट दिखाना जो हमें चाहिए। फिल्टर का काम क्या होता है? अगर हमारे पास एक स्लाइसर है, स्लाइसर हर एक टूल में होता है, लाइक अगर पावर में वर्क कर रहे हो, एक्सेल में वर्क कर रहे हो, पाइथन में वर्क कर रहे हो, सीक्वल में वर्क कर रहे हो, स्लाइसर का हमेशा यूज होता ही होता है। तो स्लाइसर के थ्रू हम सिर्फ अगर हमें एक वही पार्ट देखना है जो हम देखना चाहते हैं, तो हम उसी पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो विजुअल लेवल फिल्टर हमारा इस तरीके से काम करता है। पेज लेवल फिल्टर हमारा किस तरीके से काम करता है? ये एक ऑन पेज की तरह आपका वर्क करेगा। विजुअल लेवल फिल्टर सिर्फ एक विजुअल पे अप्लाई होता है। विजुअल पे अप्लाई मीन्स आप इसको एक तरीके से समझिए कि अगर जैसे एक पेज है,
पेज में काफी सारे डैशबोर्ड आपके बने हुए हैं। डैशबोर्ड मीन्स एक ही डैशबोर्ड बना हुआ है और उसमें काफी सारे आपके चार्टर लगे हुए हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक फिल्टर अप्लाई करते हैं। रिपोर्ट लेवल फिल्टर, रिपोर्ट लेवल फिल्टर क्या होती है? रिपोर्ट लेवल फिल्टर पूरे रिपोर्ट को सारे पासेस हर अप्लाई में होता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट में अगर आप अगर कोई भी चेंजेस करते हो ना, तो वही चेंजेस सारी रिपोर्ट में अपने आप हो जाती है। और स्लाइसर का मतलब होता है स्पेशल विजुअल दैट लेट यूजर डायनेमिकली चूज विच डेटा टू शो। अगर आपको जो डेटा देखना है, जो डेटा आपको शो करवाना है, तो आप उसी डेटा को सिलेक्ट करोगे। तो ये होता है हमारा स्लाइसर। हमारी पीडीएफ अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको ईवाई के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही वीडियो मैं लेके आती रहती हूँ। अगली कंपनी में कौन से आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।